हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के बारे में कि आनुवंशिकी क्या होती है और इसका विस्तारीकरण कैसे हुआ है। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से नियम को पढ़ना है, कौन कौन से अपवादों को पढ़ना है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना किस प्रकार से योगदान, किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में दिया है। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आनुवंशिकी जो है, जेनेटिक्स जो है, ये जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग जिसे कहा जाता है, अभिन्न अंग है। यानी बिना आनुवंशिकी के जीव विज्ञान अधूरा है, क्योंकि आनुवंशिकी के सिद्धांतों के आधार पर जीव विज्ञान का जो है विस्तारीकरण किया गया है। तो आनुवंशिकी में हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है और कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या है। तो आप जान लीजिए कि जेनेटिक्स जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है। अब शाखा है तो इसमें अध्ययन किसका करते हैं, तो इसकी एक परिभाषा जो होती है, डिफिनीशन जो होता है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के समानताओं का, असमानताओं का एवं आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ये जो जेनेटिक्स टर्म है, जेनेटिक्स टर्म को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डब्ल्यू बेटसन। उन्होंने 1905 में इस टर्म को, इस शब्द को दिया था। ये बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में जेनेटिक्स टर्म को दिया था। अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसके सिद्धांतों के बारे में किसने बताया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्ज जॉन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। आनुवंशिकी का पिता भी इन्हें कहा जाता है कि आनुवंशिकी के जो पिता हैं वो कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें जी.जे. मेंडल भी कहा जाता है। ग्रेगर, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम जान लेते हैं कि जो मेंडल है ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं और इनका जो है पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, मेंडल का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। वहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। ऑस्ट्रिया देश के एक सिटी है ब्रून शहर। ब्रून शहर के एक गांव सिलीसिया, ऑस्ट्रिया देश का सिटी जो है वो ब्रून, और ब्रून का एक गांव है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है सिलीसिया। वहाँ पर इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल का जन्म कब हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर सिलीसिया गांव में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। 1847 में वो ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। इसे विद्यालयों में शिक्षक होते हैं, वैसे वहाँ चर्च में जो है शिक्षक को ही क्या कहते हैं, पादरी कहते हैं, जो अध्यापन का कार्य करते हैं। ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हो गए, अध्यापन का कार्य करने लगे। मेंडल ने चर्च में ही मटर के पादप पर प्रयोग किया। मेंडल ने देखा कि जो चर्च का जो ग्राउंड था वहाँ पर बहुत सारे मटर के पौधे लगे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि मटर के पौधे में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं
उनकी पत्ती को लेकर, उसके तने की लंबाई को लेकर, उसके फ्लावर कलर को लेकर, तो उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और उस पर जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने जिस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका वैज्ञानिक नाम बताओ। तो उसका वैज्ञानिक है पाइसम सडाइबम। उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सडाइबम, याद रखिएगा इसको। तो मटर के पादप पर उन्होंने अपना प्रायोगिक कार्य आरंभ कर दिया। 1857 में मेंडल ने मटर के 7 विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। 1857 तक उन्होंने मटर के 7 ऐसे कैरेक्टर को चुना जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, इसे सीड का आकार गोल रिंकल होता है, तने की लंबाई बौना लंबा, फली का आकार, फली का रंग, तो इत्यादि जो लक्षण थे उन्होंने टोटल कितने थे 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर का सिलेक्शन किया। 7 विपरीत लक्षणों का की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया। अठारह में मेंडल ने अपने प्राप्त निष्कर्षों को ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। मेंडल ने जो भी निष्कर्ष निकाले थे मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, उसको ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की सभा में रखा और वहाँ पर जो है बहुत सारे वैज्ञानिक थे। 1866 में मेंडल के निष्कर्षों को एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित किया गया। यानी कि जो मेंडल का संपूर्ण निष्कर्ष था उसको एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया और नाम क्या दिया गया, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भी निष्कर्ष मेंडल ने निकाला था उस पर वैज्ञानिकों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो 16 साल बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। इसको हम जो है नव मेंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। यानी मेंडल के नियमों को उन्होंने पुनः खोजा और बताया कि जो मेंडल ने नियम दिए थे वो 100% सत्य हैं। और तब जाकर जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली और उनके नियमों के आधार पर बहुत सारे काम किए गए। कौन से वैज्ञानिक थे? 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने काम किया। एक वैज्ञानिक थे हाईलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम है हुंगो डी ब्रिज। हुंगो डी ब्रिज के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। इसके अलावा दूसरा जो वैज्ञानिक था जर्मनी के कार्ल कोरेंस, इनके बारे में भी आप जानेंगे। इन्होंने कोडोमिनेंस के बारे में बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था, सॉरी इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है इन्होंने दिया था। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा प्लांट के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट। और तीसरे जो वैज्ञानिक हैं वो मेंडल के देश के ही हैं, ऑस्ट्रिया देश के ही हैं। इनका नाम है सारमार्क। तो 3 वैज्ञानिक हुंगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और सारमार्क ने अपने प्रयोग के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनः पुष्टि की और बताया कि मेंडल के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो सत्य है। और उसी आधार पर इन्होंने बहुत सारे नियमों को दिया, बहुत सारे जो है सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। आनुवंशिकी में कुछ और टर्म होते हैं जैसे आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है? तो वही लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हीं को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है।
इससे माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसकी संतानों में आते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। एक और टर्म है इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वही क्या है, आनुवंशिकता है, इनहेरिटेंस है। तो ये था इंट्रोडक्शन आनुवंशिकी को लेकर, जेनेटिक्स को लेकर और मेंडल को लेकर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान जो टर्म का यूज किया था, जो शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उन शब्दों को पहले जान लेंगे, तब हम उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो जो शब्द दिए गए मेंडल के द्वारा उसी को हम कहते हैं मेंडल शब्दावली या मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी, यानी मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग के दौरान प्रयोग किए गए शब्द के बारे में कि कौन कौन से शब्द थे जिसको मेंडल ने अपने प्रयोग में सेलेक्ट किया था। एक चीज़ और समझ लीजिए कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के ऊपर, उसमें कितना समय लगा था, तो लगभग जो है 7 वर्षों का समय लगा था अपने निष्कर्ष को देने के लिए। मेंडल के नियम क्या है तो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन कौन से नियम हैं। 3 नियम उनके मुख्य हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, या इसको हम युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असारमेंट। तो ये 3 नियम हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। मेंडल ने जो टर्म यूज किया था उसमें पहला है कारक, या इसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो कारक क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में इस कारक को हम दूसरा नाम दे चुके हैं जिसको हम जीन कहते हैं, GENE, जीन। और इस टर्म को किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे जॉनसन, जो 1909 में मेंडल के द्वारा यूज किए गए टर्म कारक या फैक्टर को क्या नाम दिया था, जीन दिया था। तो जीन क्या होता है, जीन को हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो जीन क्या है, यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ की क्या है, इकाई है। किस प्रकार की इकाई है, फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जीन के द्वारा ही जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। दूसरा है लक्षण, कैरेक्टर क्या होता है, तो किसी भी जीव का जो आकारिकी होता है, उसका जो आकार होता है वही क्या है, लक्षण है। अब वो आकार किस प्रकार का है, वो उसकी क्या बन जाता है, उसका लक्षण बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है। उसका आकार, उसका रहने का तरीका, उसका जो वास स्थान है, ये सभी सम्मिलित रूप से क्या है, वो लक्षण है, कैरेक्टर है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक टर्म है विशेषक, ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, तो ये लक्षण के ही एक उप लक्षण होते हैं। किसी भी जीव का जो उप लक्षण है या उसका जो एक विशेष कैरेक्टर होता है उसको ट्रेट कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं मटर है, तो इस मटर का जो ट्रेट जो टर्म दिया गया है, विशेषक जो कहा गया है, इसके उप लक्षण होते हैं। जैसे लंबा यानी कि टाल, और बौना यानी कि ड्वार्फ। तो ये लंबा और बौना मटर का ही लक्षण है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं या विशेषक कहते हैं। समझ रहे हैं ना।
किसी भी जीव के जो उपलक्षणिक कैरेक्टर होते हैं उसी को ट्रेट कहा गया है। जैसे मटर है तो मटर का कैरेक्टर लंबा भी होता है, मटर का कैरेक्टर बौना भी होता है। तो ये क्या है, इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, ट्रेट कहा जाएगा, विशेषक कहा जाएगा। इसी तरह जो है जैसे सीड, जिसका सीड होगा, इसके आकार की बात किया जाए तो इसका आकार दो तरीके का होता है। एक तो गोल होता है यानी कि राउंड, और एक होता है रिंकल। तो ये क्या है, ये ट्रेट है। गोल और झुर्रीदार ये क्या है, ये ट्रेट कहलाएंगे, विशेषक कहलाएंगे। या कलर की बात करें, रंग, सीड का रंग जैसे पीला और हरा होता है, तो ये क्या है, ट्रेट है, विशेषक है। अब इसके बाद है युग्मक। गैमेट्स क्या होता है, तो परिपक्व जनन कोशिकाओं से अगुणित, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, वो रिलीज होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं, एक नए जीव को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। इसमें गुणसूत्र कितना होता है, यन होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसके बाद में है जीन रूप। ये जीन रूप क्या है, इंग्लिश में इसको जीनोटाइप कहते हैं। तो जब किसी भी जीव के जीनी संरचना का हम अध्ययन करते हैं, उसके जीनी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम जीन रूप कहते हैं। इसके बाद में है दृश्य रूप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है, जब हम किसी जीव के बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं, आकार प्रकार का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मटर का एग्जांपल लेते हैं, अशुद्ध, लंबा, इम्प्योर, टाल को लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्रॉस करा देंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये जो चार प्रकार के जो प्रोजनी है, उनके हम जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, तो ये आप समझिए, ये जो ये पेरेंटल जनरेशन, है, ये प्रोजनी है। तो प्रोजनी किस प्रकार से है, इनका जीनोटाइप फिनोटाइप हम कैसे निकालेंगे, इसको आप समझिए। जीनोटाइप में हम क्या अध्ययन करेंगे, जीन का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जीन किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो जीन जो है वो क्या है, डोमिनेट है, इस कैपिटल टी है, डोमिनेट यहाँ पर भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनसे जो पौधे बनेंगे किस लक्षण वाले होंगे, कौन सा लक्षण होगा, उनका कैरेक्टर क्या होगा। तो कैपिटल टी है तो क्या होगा, ये राउंड होगा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी क्या होगा, राउंड होगा, गोल होगा। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेट है, और स्मॉल टी क्या है, वो रिसेसिव कंडीशन में है। यानी कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में होंगे तो कैपिटल टी अपने लक्षण को दिखाएगा और जो स्मॉल टी का कैरेक्टर है वो छिप जाता है, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में है और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेट कंडीशन में है।
उसी तरह यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ भी राउंड होगा, सॉरी ये राउंड नहीं, टाल की बात हो रही है, टाल टाल टाल, यानी कि 3 प्रकार के जो पौधे हैं वो लंबे हैं और एक ऐसा है बौना। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो प्लांट है, 3 प्लांट जो है वो लंबे हैं, एक बौना है। तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा फिनोटाइप, दृश्य रूप, यानी बाहर से हम देख कर जान रहे हैं कि 3 पौधा क्या है, लंबा है और एक क्या है, बौना है। अगर हम जीनोटाइप देखें, जीन रूप देखें तो इसमें अब फिनोटाइप का जो अनुपात कितना आया है, 3:1 का है। अब हम जीनोटाइप निकाल लेते हैं तो एक कैसा है, शुद्ध लंबा है, 2 कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं और एक कैसा है, शुद्ध बौना है। तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1, यानी कि एक जो है शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। तो इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, यानी जीन को देखकर पहचानते हैं, बाहर से उसका आकार देखकर पहचानते हैं। अब वो शुद्ध है अशुद्ध है इससे नहीं मतलब होता है, वो तीनों, अब ये एक शुद्ध है 2 अशुद्ध है, लेकिन इनकी जो लंबाई होगी वो एक समान होती है और एक बौना होगा, तो इसका अनुपात 3:1 होता है। तो इस तरह से हम जीनोटाइप फिनोटाइप को निकालते हैं।